दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखते हैं तो एनवायरनमेंट यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिखाई पड़ता है और उसमें भी बायोस्फीयर रिजर्व तो कुछ ज़्यादा ही खास। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स के वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के साथ साथ वहां रह रहे ट्राइबल लोगों की ट्रेडिशनल लाइफ का भी कंजर्वेशन होता है। इसके साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। ये टेरेस्ट्रियल या फिर मरीन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही नेचर और कल्चरल वैल्यूज का भी प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस का काम करते हैं। की जब बात की जाती है तो इनका मेन टारगेट होता है, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि जो भी फ्लोरा है या फिर फौना है उसकी कंजर्वेशन के लिए हम एफर्ट करें। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जिस पर्टिकुलर आप डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो वहां पर रहने वाले लोकल लोग है ना, लोकल ट्राइब्स, उनका भी आप वेलफेयर इंश्योर करो। तो एक तरीके से ह्यूमन एंड नेचर दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए जो अप्रोच लेते हैं वो ही अप्रोच आपके एक तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे हमें दिखाई पड़ती है हमारे देश में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स जो हैं उनको टैकल करना है। कंजर्वेशन के लिए हमारे पास में कई मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एक्ट ध्यान रख लेना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई हुई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूड होती हैं और साथ ही साथ जो वहां पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं उनके ह्यूमन राइट्स को और उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन भी की जाती है, उनके फॉरेस्ट राइट्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो एक तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन एंड नेचर को एग्जिस्टेंस का बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रख लेना है कि कभी भी किसी बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और इंटरनेशनली इस तरीके के मैकेनिज्म की शुरुआत 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम मैब प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा की गई थी। उसी के तहत आज हमारे देश के अंदर नई नई करते 18 आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। उन 18 में से 12 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर का जो ये आपका प्रोग्राम है उसमें एनरोल भी किया जा चुका है। इसके अलावा मैप प्रोग्राम की बात करें तो ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो नेचर और मैन के बीच में बैलेंस बनाने की बात करता है, ग्रोथ इंश्योर करने की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में को रिलेशन की बात करता है, साथ ही साथ नेचुरल और सोशल साइंस दोनों का इंटीग्रेशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रख लेनी है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को आपने बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर कर दिया तो आप उसकी बॉर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और अगर करना है तो प्रॉपर लेजिस्लेशन आएगा पार्लियामेंट से, उसके आधार पर ये काम हो पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 कैटेगरीज में या 3 पर्टिकुलर रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है सेंट्रल जिसको कोर बोलते हैं, एक उसकी पेरीफेरी जिसको बफर बोलते हैं, और उसकी भी पेरीफेरी उसका भी आउटर उसको ट्रांजिशन जोन बोल देते हैं। इसमें कोर है ना, वहां पर तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। बफर में कुछ एक्टिविटीज जिन पे बहुत ज्यादा रेगुलेशन रखा जाता है, और ट्रांजिशन में आपकी एक्टिविटीज थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं, जैसे माइनिंग और ये है, ये आपके ट्रांजिशन जोन में होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। तो ऐसे में सबसे पहले हम कोर की बात कर लेते हैं। कोर आपका सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है और ये वो रीजन है जहां पर फ्लोरा एंड फौना की जो लोकल स्पीसीज हैं जिनको एंडेमिक स्पीसी बोलते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट किए जाते हैं। इसमें आप क्या देखते हो कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, चाहे फिर वो फ्लोरा दैट मीन्स प्लांट्स या फिर फौना दैट मीन्स एनिमल, दोनों की जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके वाइल्ड रिलेटिव्स, मतलब जंगल में हमें इन स्पीसीज की प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए कोर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर जेनेटिक रिसोर्सेज को भी आप स्टोर करके रखते हो क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहां पर नो ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। तो ऐसे में यहां पर एकदम कहते हो ना प्योरिटी जो है वो मेंटेन हो पाती है, वर्जिनिटी है वो मेंटेन रह पाती है। जनरली कोर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड करके रखते हैं और यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज होती नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। फिर इसका आउटर एरिया आता है बफर, वहां पर देखो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अलाउ कर दी जाती है, बट यस एक तो ये क्या करता है, कोर एरिया को सराउंड करके रखता है। यहां पर फिशिंग हो गई, ग्रेजिंग, ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड टूरिज्म भी प्रोवाइड एक तरीके से चलता रहता है, रिसर्च और एजुकेशनल एस्पेक्ट में काम होते रहते हैं, बट अगेन प्रॉपर रेगुलेशन, क्योंकि अल्टीमेटली बफर जो है वो क्या करेगा, बाहर से आने वाले शॉक्स को
एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और कोर तक उसका असर नहीं जाने देगा। ये इसका मेन टारगेट हो गया। फिर आ जाओ ट्रांजिशन जोन में। ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व की बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन होती है और यहां पर आपको ह्यूमन और नेचर के बीच में एक तो नेचुरल कंजर्वेशन और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन होती हुई दिखेगी, जहां पर ह्यूमन के हिसाब से देखें तो सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इसके अलावा टूरिज्म या रिक्रिएशन की जो इंटेंसिव एक्टिविटीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम भी आपको ट्रांजिशन जोन में ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ऐसी जोन है जहां पर है तो फॉरेस्ट रीजन या फिर एक तरीके से इकोलॉजिकली सेंसिटिव, बट ह्यूमन एक्टिविटीज एक हद तक अलाउड है, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस के आधार पर किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जिस भी एरिया को आप कोर बनाना चाहते हो दैट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा बायोजियोग्राफिक रीजन होना चाहिए जहां पर एरिया भी ज्यादा हो तो बायोडाइवर्सिटी भी आपकी ज्यादा हो, राइट, जिसके चलते बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना की पॉपुलेशन को आप वहां पर कंटेन कर सको, होल्ड कर सको। तो ये एक मेन कंडीशन। दूसरी, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाली जो लोकल कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूर लोगे उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तभी तो बोला ना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। आइडिया लगा ना इससे कि कैसे नेचर और ह्यूमन की इंटीग्रेशन यहां पर हम देख सकते हैं। अब ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 2014 में, 2013 में, 2019 में। हर साल आपको बायोस्फीयर या उनसे एसोसिएटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उन पे आपको क्वेश्चन आराम से 1-2 साल में एक बार देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन की ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। अब हम जान लेते हैं हमारे देश के बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 हैं, जिनमें 12 को यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा चुका है। ठीक है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या है। बेसिकली एक तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम होता है, एक काम तो जिससे आप इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर कर सको, सोशली और कल्चरली आप एनहांसमेंट्स कर सको लोकल्स की। साथ ही साथ लॉजिस्टिक रोल, आपको पता है कि जब हम एक दूसरे से, अब यहां पर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर में अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व एंट्री ले लेता है तो उस बायोस्फीयर रिजर्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को बाकियों के साथ शेयर किया जाता है और उस बायोस्फीयर को पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है कि हाँ जी यूनेस्को की तरफ से क्या गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करते हुए आप और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो नेचर और ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस की। इसके अलावा कंजर्वेशन तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता ही है। अच्छा, वो 12 कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको यूनेस्को के मैप वर्ल्ड नेटवर्क में एंट्री मिली हुई है? तो देखो याद रख लेना भाई, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, इसके अलावा कंचनजंगा और पन्ना। ये टोटल 12 हैं, इनके आपको नाम याद रख लेने हैं। इनको मैं पूरा डिटेल में अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनकी लोकेशन स्टेट वाइज हमें ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिमांग अरुणाचल प्रदेश, दिब्रू सैखोवा असम, मनस असम, नोक्रेक मेघालय, राइट, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार ये आपका आ जाता है अंडमान एंड निकोबार में, अगस्त्यामलाई ये आपका केरल एंड वन सेकेंड, ये आपका वन सेकेंड एक बार इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ, यस, ये अगस्त्यामलाई आपका कहाँ पे चला गया, ये केरला प्लस तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी की बात करो तो केरला तमिलनाडु प्लस कर्नाटका, अचानकमार अमरकंटक ये आपका मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, बॉर्डर पे है ना इसलिए, पचमढ़ी एमपी, कच्छ गुजरात, पन्ना मध्य प्रदेश। ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, स्टेट वाइज आपको अच्छे से देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। ये देखो रेन शेडो रीजन है, इसका मतलब ये कि हिमालय में इस तरीके से इसकी लोकेशन आती है जहां पर रेनफॉल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है ना ओरोग्राफिक रेनफॉल किस तरीके से होती है, जिस तरफ हवाएं आती हैं उस तरफ रेनफॉल ज्यादा और दूसरी तरफ रेनफॉल कम, तो ये दूसरी तरफ है। ठीक है ना, इस वजह से इसके अंदर इंक्लूड होने वाले एरियाज की बात करें तो पिन वैली एरिया, इसके अलावा चंद्रताल रामसर साइट है जो कि वो इसमें इंक्लूड है, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ध्यान रख लेना। इसको 2009 में हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और यहां पर आपको स्पीसी के नाम पर स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर आ जाता है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी बात करें तो ये आपके उत्तराखंड
के रीजन में आ गया। उत्तराखंड का ये जो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एरिया ना, वहां पर है ये। इसको 1988 में नोटिफाई कर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे। और इस नंदा देवी, इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं? एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क और एक वैली ऑफ फ्लावर, ये दोनों इंक्लूड कर देते हैं, तब जाकर के ये बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। समझ गए? इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है। और इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू फ्लो होने वाली रिवर का नाम है ऋषि गंगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की। ये देखो दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम्स में से एक है, पहली चीज। दूसरी, यहां पर मिलने वाली ट्राइब, क्योंकि हमें पता है कि हम नेचर और ह्यूमन के बीच की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो लेप्चा ट्राइब यहां पर मिल जाएगी। ग्लेशियर के नाम पर जेमू ग्लेशियर मिल जाएगा। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इकलौती, इंडिया की इकलौती ऐसी साइट है जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में, मिक्स्ड का मतलब जो कल्चरल और नेचुरल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसीडर की गई है इंडिया में। समझ गए? फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग। ये बेसिकली यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती है। एक का नाम तो है यहां पर सियांग सियांग और एक है दिबांग। सियांग दिबांग वैली रीजन में लोकेटेड दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क आ जाता है और एक दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड होती है। ठीक है? और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है वो मैं बता दूं कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है ना, तो यहां पर आपको ट्रॉपिकल से लेकर के टुंड्रा तक की आपको वेजिटेशन या क्लाइमेट देखने को मिल जाएगी। ट्रॉपिकल क्यों? आपको पता है ये एरिया आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से पास होती है ना, तो इसके पास में लोकेटेड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा है ना, गर्मी भी ठीक ठाक रहती है। और जैसे जैसे पहाड़ी पर आप ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे आपको टुंड्रा क्लाइमेट भी देखने को मिल जाएगी। समझ गए? फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मनस बायोस्फीयर रिजर्व। मनस और दिब्रू सैखोवा दोनों के दोनों आपके असम के अंदर है। मनस जो नाम है वो मनस रिवर के नाम पर पड़ा है। और आप देखोगे इसकी लोकेशन देखोगे ना, तो ये भूटान के जस्ट सदर्न बॉर्डर पे लोकेटेड है। और भूटान के अंदर भी इसका एक्सटेंशन है जिसको भूटान में रॉयल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अब आप देखो यहां पर इसकी रिवर का नाम याद रख लोगे। मनस बेसिकली है क्या? ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र आती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आके मर्ज हो जाती है, तो रिवर के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया। फिर आ जाता है आपका दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसी को दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। इधर से फ्लो होने वाले रिवर्स के नाम दिब्रू, ब्रह्मपुत्रा और लोहित, तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स यहां से फ्लो होती रहती है। और ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाओ, नॉर्थ ईस्ट में तो है ही असम में, ठीक है, यहां पर ये ऐसा इकलौता आप कह सकते हो लार्जेस्ट है ना, इकलौता नहीं, लार्जेस्ट सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट है, मतलब दलदली एरिया है बहुत ज्यादा इस तरीके के फॉरेस्ट में। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये बेसिकली मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय में तुरा रीजन आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि इससे मेघालयन प्लेट्यू का ही पार्ट है, वहां पर लोकेटेड है। और उसमें भी वेस्टर्न मोस्ट जो मेघालय की हिल्स हैं जिनको गारो हिल्स बोलते हैं, उसी के अंदर ये हाईएस्ट पीक है नो क्रेक, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इधर से फ्लो होने वाली रिवर का नाम है सिमसांग, जो मेन रिवर्स है। इसके अलावा यहां पर स्पीसीज की बात करें तो एक तो आपको यहां पर रेड पांडा देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको हुलोक गिब्बॉन, ठीक है, जो लंगूर की एक स्पीसी है, वो भी यहां पर आपको प्रेजेंट दिखाई पड़ जाएगी। समझ गए? फिर आ जाओ आप वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। सुंदरबन की बहुत सारी खासियत है। सबसे पहली खासियत तो यह है कि दुनिया का इकलौता मैंग्रोव है जहां पर टाइगर्स मिलते हैं, क्योंकि ये फेमस किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, ये दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा एरिया, गंगा वाला, मेघना वाला, वो बनता है, उसी का पार्ट है। दूसरी बात, यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी मिलता है। और यहां पर सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर मैंग्रोव की एक आप स्पीसी देखेंगे, दैट इज सुंदरी, और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया सुंदरबन फॉरेस्ट। इसके अलावा 1987 में यूनेस्को के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा भी दे दिया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी तमगा दे दिया था इसको 1987 में, याद रख लेंगे आप। फिर 1989 में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें भी इसकी एंट्री हो जाती है। और फिर बाद में 2019 की बात करें तो ये रामसर साइट के तौर पर भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, ये हमें ध्यान रख लेने हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे उड़ीसा के सिमलीपाल में। सिमलीपाल की बात करें तो इसमें तीन आपके प्रोटेक्टेड एरियाज को मिलाकर के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। एक तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, एक है हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कुलदोहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर दो ट्राइब्स बेसिकली मिलती हैं, दो ट्राइब्स। ठीक है, एक तो ट्राइब है यहां पर एरिंगा और दूसरी यहां पर मंकेडिया।
ठीक है, एरिंगा और मंकेडिया ट्राइब्स यहाँ पर मेजरली देखने को मिल जाएगी। और ये एरिया ऐसी जगह पे है, ये इसकी लोकेशन, जहां पर एक तरफ तो महानदी रिवर है ना आपकी, उसका रीजन आ गया महानदी रिवर का, और दूसरी तरफ आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का सदर्न पार्ट भी आ गया। तो एक तरीके से प्लेट्यू और और रिवर प्लेन उसके उसका ये पूरा एरिया यहां पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, और कुछ स्पेसिफिकेशन, यहां पर सेम्यूल ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चौसिंगा जो कि हिरण की एक प्रजाति है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है जोरोगोंडा, ठीक है, जोरोंडा, जोराउंडा, ठीक है, जोराउंडा वाटरफॉल भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मेजर मेजर चीजें याद रख लेनी है। फिर आ जाओ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर लोकेटेड आपका अचानक मार अमरकंटक। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली चीज, इसको 2005 में डिक्लेयर कर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व, और 2012 में इसको मैब प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को में एंट्री मिल गई थी। यहां की अगर बात करें तो ये एरिया ऐसा है जहां पर मैकॉल हिल्स है ना, उनकी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहां से फ्लो होती ओरिजिन होती हैं, बेसिकली फ्लो क्या, नर्मदा और एक सोन, ये दोनों का नाम आपको याद रख लेना है। फिर आ जाओ आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में। पन्ना की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो केन बेतवा लिंक तैयार हुआ ना, इंटरलिंक प्रोजेक्ट, वो इसी के थ्रू हुआ है। इसमें आपको विंध्यन रेंज भी देखने को मिल जाएगी, तो वैसे बुंदेलखंड रीजन में भी आ जाता है। और फेमस भी है पन्ना, एक तरीके का स्टोन है उसकी माइनिंग के लिए, उसी के नाम पर इसका नाम भी पन्ना रख दिया, मोटी मोटी अगर बात करें, या पन्ना के नाम पर स्टोन का नाम रख दिया। फिर आ जाओ पचमढ़ी। पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, सतपुरा हिल्स में लोकेटेड है, और सतपुरा हिल्स की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है ना, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। इसके अलावा यहां पर पाई जाने वाली स्पीसीज की बात करें तो स्क्विरल होती है ना, जो आपकी गिलहरियां हैं, उसमें दो हैं, एक तो जाइंट, ठीक है, और एक आपकी फ्लाइंग, दोनों स्क्विरल्स आपको मोर और लेस मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व पुष्पा वाला है वो, जो कि लाल चंदर रेड सैंडर्स के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पीसी और मिलती है एनिमल की, स्लेंडर लोरिस, बड़ी बड़ी आंख, साइज छोटी जानवर की, वो इस बायोस्फीयर रिजर्व में यानादी ट्राइब मिलती है। साथ ही साथ तिरुपति वाला जो हमारा आप कह सकते हो हमारी पूजनीय प्लेस है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। और इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, वो इसी में इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर हमारे आ जाता है नेक्स्ट, आप कह सकते हो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। ये देखो जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है ना, ये श्रीलंका के एरिया वाला, श्रीलंका के साथ जो हमारी कोस्टल हम या फिर मरीन बॉर्डर शेयर करते हैं उस तरफ की, तो वो एरिया इसमें आ जाता है। मन्नार नेशनल पार्क जो है वो मेन इसका कोर है। ये मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जिसमें आपको कोरल रीफ भी मिलेगी, सी ग्रासेस भी मिलेगी और मैंग्रोव भी मिलेंगे, ठीक है। और ये सी ग्रास और ये तो है ना, यहाँ पर पाई जाने वाली पर्टिकुलर स्पीसीज जिसका नाम है डुगोंग, जिसको समुद्री गाय भी बोलते हैं ना, सी काऊ भी बोल देते हैं, उसके लिए फेमस है ये। फिर आ जाओ आप केरला के और तमिलनाडु बॉर्डर पर लोकेटेड अगस्ता माला बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर क्या क्या एरियाज आते हैं, सबसे पहले तो सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार और पेप्पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कलक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व। ये चारों रीजन मिलकर के फिर आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। ये वेस्टर्न घाट के आप कह सकते हो सदर्न रीजन में लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट की लोकेशन आपको पता है इस तरीके से आती है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये हमारे देश का नीलगिरी बायोस्फीयर की अगर बात करूं, ये लोकेशन आ गई, ठीक है, ये हमारे देश का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड साइट है, समझ गए। और ये हमारे देश के बायोस्फीयर रिजर्व की डिक्लेरेशन में नंबर 1 पे आता है, समझ गए, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1986 में इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में एंट्री मिल गई। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, यस। फिर आ जाता आपका कि 2012 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी रिकॉग्निशन दे दिया गया। यहां की अगर वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो आपको मेजरली वाइल्ड लाइफ के नाम पर नीलगिरी हिल्स वाले एरिया में वाइल्ड लाइफ के नाम पर एक तो आपको नीलगिरी टाहर बकरी की एक स्पीसी है वो मिलेगी, और एक लाइन टेल्ड मकाक मिलेगा, ठीक है, ये नाम याद रख लेना भाई, लाइन टेल्ड मकाक, इस पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले भी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। अब इसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी बात करें तो तमिलनाडु की तरफ से 3 एरियाज इसमें इंक्लूडेड है। ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो तमिलनाडु की तरफ से मुदुमलाई नेशनल पार्क, इसके अलावा मुकुर्ती नेशनल पार्क और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों आ गए। केरला की तरफ से करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 3 तमिलनाडु,
4 केरला और कर्नाटका की तरफ से 2 नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क दोनों इसमें आ जाते हैं। समझ गए। यहां पर मिलने वाली ट्राइब्स की बात करें तो उसमें टोडाज, कोटाज, कुरुम्बा, पनिया और अडियार्स मेनली देखने को मिल जाएंगे। और ये जो नीलगिरी नाम मिला है ना, ये एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसी है जिसका नाम है नीला कुरुंजी, है ना, जो कि 12 साल में एक बार ब्लॉसम करता है, खिलता है। और इससे ही तमिलनाडु की तरफ एक ट्राइब मिलती है जिसका नाम है पेलियान ट्राइब, वो अपनी एज भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिकनेस आपको है यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ में ये जो नीलगिरी वाला एरिया है, यहां पर आपको शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि मोरलेस टेम्परेट रीजन में इस तरीके के माउंटेन्स हैं जो मानो कि दिखाई पड़ने में यूं लगे कि जैसे आपके बहुत ही मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा लगे जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट हो, है ना। बहुत हाइट के ऊपर होते हैं, वेजिटेशन बहुत लाविश होती है, और कहते हैं ना कि पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी यहां पर प्रेजेंट होने के चलते ग्रीनरी भी जबरदस्त है। फिर हम बात कर लेते हैं कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की। इसमें 2 देखो इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स को इंक्लूड किया हुआ है। एक तो आपका ग्रेटर रन ऑफ कच्छ आ गया, और एक यहां पर इस एरिया में आता है लिटिल रन ऑफ कच्छ। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। और वैसे देखा जाए तो प्रोटेक्टेड एरिया में कच्छ डेजर्ट सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर आती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपको पता है यहां पर जंगली गधे मिलते हैं गुजरात में, राइट। इसके अलावा हम नेक्स्ट चले, वो आ जाती है आपकी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें अगर हम देखें तो 2 नेशनल पार्क्स इंक्लूड किए हुए हैं, एक तो कैम्बेल बे और एक है आपका गलाथिया, दोनों मिलाकर के। और यहां पर पाई जाने वाली जो ट्राइब्स हैं उनमें एक तो है निकोबारीज और दूसरी है शॉम्पेन ट्राइब्स। ये मिलकर के ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे टोटल 18 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर्स हैं, जिनकी हमने डिफरेंट लोकेशंस देख ली, साथ ही साथ उसमें रहने वाली ट्राइब्स, वहां पर रहने वाली इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में जान लिया, किस स्टेट में लोकेटेड है, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज के बेसिस पर हमने ये आइडिया लगाया कि कैसे यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी थी मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे एनवायरमेंट के, उन पे वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू।